नमस्कार दोस्तों। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप का मतलब ये है कि पृथ्वी पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सभी जगह एक समान नहीं है, समतल नहीं है। जो जगह है पूरी वो कहीं पे भी ऊपर उठी हुई है, कहीं नीचे धसी हुई है। ऊपरी भाग है जिसको हम पर्वत कह देते हैं, निचला भाग है जिसको मैदानी भाग कह देते हैं, बीच का है उसको पठार कह देते हैं। वो देखो कौन सा वह किस प्रकार है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए पृथ्वी पे देखो कहीं तो पर्वत हैं, और जब यही पर्वत एक समानता क्रम में एक साथ साथ एक के साथ एक जुड़े हुए होते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं? पर्वत श्रृंखला। देखो पर्वत श्रृंखला, पर्वत और एक हम इस डायग्राम में देख रहे हैं पहाड़ी। तो पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर होता है? पर्वत और पहाड़ी में अंतर ये होता है कि पर्वत का जो शिखर होता है वो होता है छोटा, और नीचे से ये होता है चौड़ा। इसका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है। लेकिन पहाड़ी वो होती है जो आसपास की जो भूमि है उससे ऊपर उठा हुआ स्थान है, या उठी हुई जो भूमि है वो कहलाती है पहाड़ी। पहाड़ी के बाद देखो यहाँ पर दो पर्वतों के मध्य जो ये क्षेत्र है, ये जहाँ से नदियों का प्रवाह होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? घाटी क्षेत्र कहलाता है। घाटी क्षेत्रों के बाद ये जो भाग है, ये कौन सा भाग है? जो सामान्य समतल भूमि है उससे ऊपर उठा हुआ भाग कहलाता है हमारा पठार। क्या कहलाता है? पठार। इसी के बाद ये जो नदियां हैं, जहाँ पर ये नदियां बहती हैं, तो वो क्षेत्र कौन सा है? वो है मैदानी भाग। जहाँ पर नदियां बहती हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, जिस भूभाग में सबसे ज़्यादा फसल होती है, यानी कि उपजाऊ भूभाग है, वो कौन सा भाग है? वो है मैदान। इसी के साथ झीलें हैं। एक है स्थल संधि, एक होती है जल संधि। ये क्या होती हैं? तो देखो स्थल संधि और जल संधि क्या होती है कि स्थल संधि तो वो होती है जो किसी दो भूभागों को आपस में जोड़ती है, वो क्या है? स्थल संधि। जल संधि वो होती है जो दो जल भूभागों को, जो दो जलीय राशियों को जोड़ती है, वो कहलाती है जल संधि। जैसे श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है? वो है पाक जल संधि। जब नदियां जब बहती हैं और समुद्र पे मिलती हैं, नदी का जो मुहाना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अवसाद जो अपने साथ नदियाँ लेकर आती हैं, तो वहाँ पर ऐसे एक त्रिभुजाकार, इस प्रकार की त्रिभुजाकार एक आकृति का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। तो अब हम इन सब के बारे में एक एक हल्का हल्का, जिसमें इस चैप्टर में यही बता रखा है कि कौन सा पर्वत है, पर्वत किसे कहते हैं, पठार क्या है, कौन कौन से मुख्य पठार हैं, मैदान हैं, डेल्टा है, जल संधि है, स्थल संधि है, इनके बारे में बात करेंगे। अब देखो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं पर्वत की। किसकी? पर्वत की। पर्वत के साथ ही हम साथ साथ बात कर लेते हैं पहाड़ी की। पर्वत की, पहाड़ी की, या पहाड़ की बात कर लेते हैं। तो देखो पर्वत जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये क्या है? पर्वत। तो इससे मैं कह सकता हूं कि पर्वत का जो शिखर होता है वो तो छोटा होता है, लेकिन इसका आधार क्या होता है? चौड़ा। तो पर्वत का जो शिखर होगा वो होगा छोटा, लेकिन इसका आधार चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा। एक और अर्थ के बारे में इसकी बात करें तो वो है, अगर 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कोई खड़ी पहाड़ी है, अगर ये एक पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से ज़्यादा है, 600 मीटर से ज़्यादा है, तो वो खड़ी पहाड़ी भी क्या कहलाएगी? पर्वत कहलाएगी।
यानी कि 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी भी पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। ऐसे ही जैसे ये क्या है, ये एक समान समतल भूमि है। इसी समतल भूमि के आसपास एक ऊंची उठी हुई जो भूमि होती है कुछ इस प्रकार से, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, इसकी ऊंचाई कम ही होती है, तो उसे हम कहते हैं पहाड़ी। क्या कहते हैं? पहाड़ी। पहाड़ी पर्वत के बारे में हम समझ चुके हैं, तो आगे चलें। एक शब्द आता है पर्वत श्रृंखला या फिर पर्वतमाला। ये क्या है? देखो, पर्वत श्रृंखला या जो पर्वतमाला होती है, ये जब दो या दो से अधिक पर्वत एक साथ, दो या दो से अधिक पर्वत एक साथ एक ही व्यवस्थित क्रम में हो, तो उसी को हम कहते हैं पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला। यानी कि पर्वतों का व्यवस्थित क्रम ही क्या करती हैं? पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला का निर्माण करती हैं। आगे देखो, पर्वत समझ लिया, पर्वतमाला समझ ली। अब देखो पर्वत के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पर्वत के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पर्वत होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है वलित पर्वत, एक होता है ब्रिंसोथ पर्वत, और एक जो अंतिम प्रकार है वो है ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत? वलित पर्वत, ब्रिंसोथ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। अब देखो वलित पर्वत को कौन से होते हैं। वलित पर्वत को अगर मैं डायग्राम से आपको बताऊं या समझाऊं, तो देखो इस चित्र में, इस डायग्राम में हम वलित पर्वत को देख सकते हैं। वलित पर्वत का जो निर्माण होता है वो होता है कि शैल, ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें जब ऊपर की ओर उठती हैं, कब कहाँ उठती हैं? जब ये चट्टानें ऊपर की ओर उठती हैं, तो इन्हीं चट्टानों से किसका? वलित पर्वत का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वत, जैसे ये एक कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है। तो जैसे हिमालय है, क्या है? एक तो है हिमालय, हमारे कौन सा पर्वत है? हिमालय। तो हिमालय जो है ये वलित पर्वत श्रृंखला है, और विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली। ये भी अरावली हमारे देश में है, राजस्थान में अरावली। तो ये है वलित पर्वत। इसके बाद जो पर्वत है वो आता है ब्रिंसोथ पर्वत। ये देखो, ये जो पर्वत हम देख रहे हैं ये पर्वत है ब्रिंसोथ पर्वत। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि दो, जैसे जो प्लेट हैं, जो ये भूभाग हैं, ये नीचे की ओर धंस जाता है। ये प्लेट नीचे की ओर धंस जाती है और ये प्लेट ऊपर की ओर आ जाती है, जिससे एक भूखंड तो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, दूसरा भूखंड नीचे की ओर धंसा हुआ दिखाई देता है। जो ये उठा हुआ भाग है इसको कहते हैं उत्खंड भ्रंश। अगर मैं इंग्लिश भाषा की बात करूं तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है हास्ट। क्या कहा जाता है? हास्ट। इसी प्रकार जो धंसा हुआ भाग है ये, इसे कहते हैं हिंदी भाषा में द्रोणिका, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्राबेन। क्या कहते हैं? ग्राबेन। तो ये जो ब्रिंसोथ पर्वत है, इस ब्रिंसोथ पर्वत का अगर उदाहरण की मैं बात करूं
तो यूरोप की जो राइन घाटी है, क्या है, यूरोप की राइन घाटी इसी पर्वत का उदाहरण है। बाजेस पर्वत है वो भी इसी पर्वत के उदाहरण हैं। इसके बाद अंतिम जो हमारा पर्वत का प्रकार है वो है, ये है ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। देखो जब लावा निकलता है, या इसको मैग्ना कहते हैं, जब ये निकलता है, जहाँ इसको भाग मिलता है, तो ये मैग्ना जब निकल के बाहर लावा के रूप में जब बाहर की ओर आता है, तो इससे क्या होता है, एक शंक्वाकार की पर्वत का निर्माण होता है। जैसे ये पर्वत है, देखो ये जो पर्वत है, ये देखो कैसे है ना, शंक्वाकार का जो पर्वत है ये, तो ये शंक्वाकार जो बनता है ये इस लावे के जमा होने से बनता है। ये जो लावा है, ये लावा इधर जमा हो गया, तो जिससे क्या हुआ कि शंक्वाकार पर्वत का निर्माण हो जाता है। और जब अत्यधिक दाब जब पड़ता है तो लावा बाहर आता है, मैग्ना। अब देखो लावा जो होता है, भारी जो होता है, वो तो धीरे धीरे पिघल के नीचे जम जाएगा, लेकिन जो हल्का है, जैसे इसमें राख भी निकलती है, इसमें से भाप भी निकलता है, तो एक घने इसमें बादलों का निर्माण हो जाता है। इसका बादलों का निर्माण इसमें हो जाता है। तो ये है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। आगे देखें, पर्वतों के बाद जब हम बात करते हैं तो वो आते हैं पठार। क्या आते हैं, पठार। तो देखो पठार जो होते हैं, जैसे ये कोई भी समतल भूमि है, जैसे मानो ये कोई समतल भूमि है ना। अब इसी समतल भूमि पे एक ऐसे कोई उठा हुआ भाग है, ये भाग है वो उठा हुआ भाग है ना। ये भाग, ये जो भाग है ये उठा हुआ भाग है। यहाँ मान लो पर्वत हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कुछ ऐसे ये पर्वत हैं। तो ये जो उठा हुआ भाग है, सामान्य भूमि से, समतल भूमि से जो उठा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। यानी कि उठी हुई सपाट भूमि, जिसे हम क्या कहते हैं, उठी हुई सपाट भूमि को ही हम पठार कहते हैं। अब देखो तिब्बत का पठार नाम सुना होगा आपने। कौन सा पठार, तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कितना ऊंचा है, ये समुद्र तट से हो है भाई 4000 से 6000 मीटर ऊंचा। कितना, समुद्र तट से 4000 से 6000 मीटर ऊंचा है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार। इसके बाद देखो एक पठार है दक्कन का पठार भारत में, दूसरा पठार है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार, छोटा नागपुर पठार। जो छोटा नागपुर पठार है ये भारत में खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पठार है। यहाँ पर खनिज, बहुत अधिक मात्रा में खनिज यहाँ पर निकलता है, इसीलिए इसको खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। इस पठार को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर। अब जो ये पठारी भाग है, अब यहाँ से मान लो पहाड़ों से कोई नदी निकल के आती है, ये कोई नदी है, तो ये जब यहाँ पर ये उठी हुई भूमि, जो एकदम खड़ी भूमि होती है ऐसे इस प्रकार से उठी हुई, यहाँ पर जब ये जल निकलेगा, यहाँ से जब ये नदी निकलेगी तो एक जल प्रपात का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी, एक जल प्रपात बनेगा। तो ऐसे ही जो छोटा नागपुर का पठार है, इसमें भी एक जल प्रपात है। कौन सी नदी पर, नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। और जो जल प्रपात है वो है हुंडरू जल प्रपात। क्या नाम बताया, हुंडरू जल प्रपात। देखो आगे देखो,
पठारी भाग के बाद बात आती है मैदान की, मैदानी भाग की। अब जो मैदानी भाग, जब पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं तो वो मैदानी भाग में आती हैं। सबसे ज़्यादा नदियों वाला क्षेत्र होता है वो होता है मैदानी भाग। कौन सा भाग? मैदानी भाग। इसी कारण से, यही कारण है कि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि जो होती है वो कौन सा होता है? मैदानी भाग। सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? मैदानी भाग। अब इसी मैदानी भाग में जब अगर उपजाऊ होगी तो यहाँ पर कृषि भी होगी, यहाँ पर कृषि होगी तो यहाँ पशुपालन भी होगा। यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। जनसंख्या भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मैदानी भागों में जनसंख्या भी ज़्यादा निवास करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि भी होगी, पशुपालन भी होगा, सभी जो भी साधन हमें चाहिए वो सभी साधनों की उपलब्धता यहाँ आसानी से होगी। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या की अधिकता है। भारत में कौन सा मैदान है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है? तो वो मैदान है गंगा का मैदान। कौन सा मैदान है? गंगा का मैदान वो है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या भारत में रहती है। अब देखो, पर्वतों से, जो पर्वत हैं वहाँ से नदियाँ निकलती हुई पठार पे आई तो इसने जलप्रपात बनाया। फिर आया मैदानी भाग में ये नदी चलकर, तो यहाँ पर मैदानों का निर्माण किया और उपजाऊ भूमि बनी। अब जब ये नदी जाकर महासागर में गिरती है, कहाँ? महासागर में जब ये नदी गिरती है तो कुछ इस प्रकार से छितरी हो जाती है। क्या हो जाती है? छितरी। और एक ऐसे त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। क्यों होता है वो इसलिए होता है कि जब नदी चलकर आती है तो ये अपने साथ कुछ अवसाद भी लेकर आती है। उन्हीं अवसादों का जो जमाव है, उन्हीं अवसादों का जमाव यहाँ पर हो जाता है। इन्हीं अवसादों के जमाव के कारण बीच का जो भाग है वो ऊपर उठ जाता है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से छितरी नदी मिलके नदी का जो बहाव है, जो पानी है वो बट जाता है, जिससे सागर में मिलती है। और इन्हीं क्षेत्रों को क्या कहते हैं हम? डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। देखो, पर्वत से लेकर डेल्टा तक हम पहुंच गए। अब तटीय भाग में जब हम आए हैं तो दो बातें आती हैं, दोनों को एक साथ देखेंगे। एक तो है स्थल संधि, एक है जल संधि। देखो दोनों क्या हैं? देखो, स्थल संधि तो वह भाग है जो दो विशाल जो भूखंड होते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ती है। वो क्या है? स्थल भाग, यानी कि स्थल संधि। स्थलों का जुड़ाव होगा, स्थल जो भाग होगा उसका उनका जुड़ाव होगा। जैसे ये एक स्थल भाग है, ये एक स्थल भाग है, इनको जोड़ने वाली जो बीच में जो भी होगी वो क्या कहलाएगी? स्थल संधि। वो जो भूभाग होगा, पतला संकरा जो भूभाग होगा वो कहलाएगी स्थल संधि। जैसे ये मैंने एक महाद्वीपों में आपको पढ़ाया था। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। ये एक और महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका के नीचे, ये है दक्षिणी अमेरिका। और जिस स्थल संधि के द्वारा ये जुड़े हुए हैं वो है पनामा नहर या पनामा स्थल संधि भी इसको हम कहें तो गलत नहीं होगा। ये तो थी हमारी स्थल संधि। अब बात करते हैं जल संधि की। तो जैसे आपको पता है कि ये हमारा भारत है, भारत के नीचे हमारा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है वो है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका
संधि से जुड़े हुए हैं, जिस जल संधि से जुड़े हुए हैं, उसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। पाक जल संधि का मतलब ये जल संधि का मतलब ये है कि जब दो भिन्न भिन्न जल की राशियां इधर और इधर, इधर क्या है, जब दो भिन्न भिन्न जल की राशियां दो स्थल खंडों को अलग करती हैं, यहाँ से यहाँ अलग भी तो होता है ना ये, तो ये जो अलग करती हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संधि। अब देखो एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो भूगोल की बुक है उसमें जो स्थल मंडल का चैप्टर है, ये स्थल रूप जो हैं, उस स्थल रूप के चैप्टर में ये इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हमारा भारत, उसमें भी कम ही है। तो इसी क्लास में हम भारत के बारे में और देख लेते हैं। देखो चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत, और कक्षा 6 की भूगोल का अंतिम चैप्टर है हमारा देश भारत। देखो भारत का अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करूं, इसके एरिया की अगर मैं बात करूं, तो वो है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। जब क्षेत्रफल की हमने बात की है तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। भारत से पहले 6 देश और हैं, जिनमें पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है चीन। इस बात का भी आप ध्यान रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है 7वां स्थान, पहले नंबर पर रूस, दूसरा है चीन। अब देखो अगर मैं भारत की ये जो दिशा है उत्तर, यह दिशा है दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की मैं जब भारत की बात करता हूं, यानी कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और भारत का जो दक्षिण बिंदु है, दक्षिणम बोला है मैंने, दक्षिणतम नहीं बोला है, इसका भी आप ध्यान रखें। दक्षिणतम बिंदु तो है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में है, लेकिन मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो है केप कैमरीन। केप कैमरीन कहाँ है? कन्याकुमारी में। कहाँ है? कन्याकुमारी में। और ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। तो जब देखो मैं इंदिरा कोल से, कोल कहाँ से होती है? ऊपर, हैं, तो कोल, तो इंदिरा कोल से जब मैं केप कैमरीन तक जाऊंगा तो मुझे कुल 3200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी? 3200 किलोमीटर की। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की, तो जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबुत वलांगू। ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और जो पश्चिमी बिंदु है वो है गौर माता पोरबंदर। कहाँ है? गुजरात में। गौर माता पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। तो मैं किबूत से गौर माता अगर जाऊंगा तो मुझे दूरी तय करनी पड़ेगी 2900 किलोमीटर की, यानी कि पूर्व से पश्चिम भारत कितना है? 2900 किलोमीटर। अब देखो इसके बाद मैं बात करूं कि भारत जो है, जैसे एक रफली कोई डायग्राम अगर मैं भारत का बनाऊं तो कुछ ऐसे से भारत का डायग्राम है। ये मान के चलो भारत है, ठीक है। तो देखो
भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऊपर जब मैं चलूँ तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। इसको ध्यान रखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत का विस्तार। अगर देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूं तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये इसका देशांतरीय विस्तार है, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब अक्षांश की बात करते हैं तो एक रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा, भारत के लगभग बीच से। उसका नाम है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या निकलती है? कर्क रेखा। एक रेखा है जो भारत की मानक समय रेखा है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत का जो मानक समय है, इसको भी समझो, भारत का जो मानक समय है, पीछे हम जान चुके हैं मानक समय कितना है, कैसे निकालते हैं, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। भारत का जो मानक समय है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है। यानी कि ग्रीनविच शहर में अगर 12 बजे हैं तो हमारे कितने बजेंगे? 5:30। 1 बजा है तो 6:30, 2 बजे हैं तो 7:30। ऐसे 5.5 घंटे हम आगे करेंगे। लेकिन भारत में जिस जगह से भारत को भारतीय मानक समय को माना गया है वो है मिर्ज़ापुर। कहाँ है मिर्ज़ापुर? उत्तर प्रदेश में। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश को मानक समय, यहाँ का मानक समय भारत में माना गया है। ये था अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। इसके बाद अगर मैं इसके आपसे पूछूं कि भारत में राज्य कितने हैं, क्या हैं? चलो राज्य से पहले मैं इसके पड़ोसी देश बता देता हूँ आपको, है ना। तो एक बार मैं फिर से एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ भारत का। कुछ ऐसे है इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो, पड़ोसी देशों की मैं जब बात करता हूँ तो यहाँ है नालायक पाकिस्तान। कौन सा पड़ोसी देश है? पाकिस्तान। एक पड़ोसी देश है जो आप जानते हैं, उन्हीं को पहले हम करते हैं। देखो, चीन। क्या है? पाकिस्तान है, चीन है, नाम जो हम सुनते रहते हैं। यहाँ पर एक देश और है जिसका नाम है नेपाल। पाकिस्तान का ही एक छोटा भाई और था जिसको भारत ने बना दिया था, बांग्लादेश। यहाँ पर है। क्या है? बांग्लादेश। यहाँ पर एक देश और है भारत के, तो वो है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। एक देश हम और भूल रहे हैं, यहाँ पे है श्रीलंका। नेपाल के पास है यहाँ पर भूटान। पूरे हो गए। एक देश और बचा है, देखो, ये है पाकिस्तान और ये है यहाँ पर अफगानिस्तान। वैसे अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत को नहीं लगती। क्यों? क्योंकि लगती तो है लेकिन वो लिखती है पाकिस्तान और पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें। तो भारत के नक्शे में हम उसको भी हमारे यहाँ दिखाते हैं तो अफगानिस्तान की सीमा लगती है, वर्तमान में नहीं लगती।
जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है तब तक भारत अफगानिस्तान के जो सीमा है वो नहीं लगेगी, लेकिन हम पढ़ते हैं किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए हम भी मान लेते हैं कि वो लगती है। अब देखो, ये तो थे पड़ोसी देश, कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। 7 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 देश हैं इनके साथ तो भारत करता है स्थलीय सीमा का साझा। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा को हम इनके साथ 7 देशों के साथ साझा करते हैं। समुद्री सीमा में लगती है श्रीलंका और मालदीव। क्या है? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका तो ये है, मालदीव ये यहाँ पे है, लक्षद्वीप के नीचे दक्षिणी भाग में मालदीव है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करने वाला देश है वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। सबसे कम लगती है, वैसे तो देखो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर की, लेकिन अफगानिस्तान नहीं लगता है तो मैं नाम लूँगा भूटान की, और भूटान के साथ लगती है 699 किलोमीटर। कितनी? 699 किलोमीटर। इस बात का भी ध्यान रखें। अब देखो भारत में है 28 तो स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब से इनमें संशोधन हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया था कि जम्मू कश्मीर से 2 हमने केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया। एक तो जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। एक केंद्र शासित था दमन, दीव और दादर नागर की हवेली। इनको हमने एक कर दिया। देख लो, ये है हमारा भारत। ये है देखो हमारा भारत। तो केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात करूं, एक केंद्र शासित प्रदेश तो ये है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, और इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। कैसे? गर्मियों के समय तो रहती है जम्मू और सर्दियों के समय रहती है श्रीनगर। सॉरी, आपको मैंने गलत बता दिया। समर समय में यानी कि गर्मियों में तो रहती है श्रीनगर और विंटर में रहती है जम्मू, ऐसे कर लेना। एक है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। क्या है? लेह। इसके बाद आता है यहाँ पर चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ की कोई राजधानी नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ खुद राजधानी है। किसकी? पंजाब की और हरियाणा की। लेकिन चंडीगढ़ खुद क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ के नीचे यहाँ है दिल्ली। हमारे देश की जो राजधानी है वो दिल्ली, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है जिसका नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी है, क्योंकि पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में फैला हुआ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है पुदुचेरी। पहले इसका नाम था पांडिचेरी। यही एक द्वीप समूह है जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखो 2 केंद्र शासित प्रदेश और बचे हैं।
एक तो है यहाँ पर, इसका नाम है दादर नागर हवेली व दमन दीव। इसकी जो राजधानी है वो है दमन। पहले ये अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इनको एक कर दिया गया, मिला दिया गया। तो इसकी राजधानी क्या है? दमन। एक पड़ता है यहाँ पर लक्षद्वीप, ध्यान रखें लक्ष्य नहीं है, ये है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। ये थे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 8। अब देखो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो और देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से हैं। ये मैंने भारत बनाया, ठीक है। यहाँ पे ये है नेपाल, ये है भूटान। क्या है? नेपाल और भूटान, इसको भी आप याद रखें। अब देखो भौतिक प्रदेश जो हैं, एक तो है हमारा हिमालय। क्या है? हिमालय। और हिमालय को हमने बांटा 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे ऊपर जो हिमालय की श्रृंखला है, सबसे ऊपर, उसे हमने कह दिया वृहद हिमालय या हिमाद्री। क्या कहा मैंने? वृहद हिमालय या हिमाद्री। और जो माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वो इसी हिमालय की श्रेणी का भाग है, माउंट एवरेस्ट इन्हीं का भाग है। वृहद हिमालय के दक्षिण में जो है कुछ इस प्रकार से, वो है मध्य हिमालय। इस श्रेणी को क्या नाम दिया? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के दक्षिण में जो हिमालय की प्रमुख श्रेणी है उसका नाम हमने क्या कहा? शिवालिक। शिवालिक। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर प्रश्न आ जाए वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सा है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक, मध्य हिमालय के उत्तर में हिमाद्री, हिमाद्री के दक्षिण में मध्य हिमालय, हिमाद्री के दक्षिण में शिवालिक। याद रखना है इस बात को। यहाँ से कुछ नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी में इसकी जो सहायक नदियाँ हैं 4, वो अलग अलग जगह से यहाँ पे मिलती हैं। जैसे पहले झेलम है, झेलम में इसके बाद चेनाब मिलती है, चेनाब के बाद रावी है, रावी के बाद सतलज है, ये सभी जगह मिलती हैं। सिंधु नदी में, सिंधु नदी में मिल जाती हैं। यहाँ से ये गंगा निकलती है, इसमें यमुना आती है, यहाँ से विंध्याचल पर्वत से उसमें यमुना में चंबल मिल जाती है। ऐसे ऐसे करते करते इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, वो इसमें मिलती है। ये नदियाँ हैं, आगे हम इनके बारे में अलग विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो ये जो भाग है पश्चिमी भारत, ये है मरुस्थली भाग। क्या है? मरुस्थली भाग है। हिमालय हमने पढ़ा, मरुस्थलीय भाग हमने पढ़ा। अब यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये है मैदानी भाग। क्या है? मैदानी भाग। और ये जो क्षेत्र है, ये है हमारा पठारी क्षेत्र। जो हमने अभी पढ़ा है वो कौन क्षेत्र है? पठारी। इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं? देखो प्रायद्वीपीय पठार इसलिए कहते हैं कि 3 ओर से भारत को पानी से घिरा हुआ है। भारत 3 ओर से, तो पानी से घिरे हुए एक ऐसा भूखंड जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप।
क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो कक्षा 6 की भूगोल थी, NCERT की कक्षा 6 की जो भूगोल थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे भारत का इतिहास। कक्षा 6 का इतिहास जो है उसको हम हमारा अतीत जिसका नाम है वो बुक हम अभी स्टार्ट करेंगे इसके बाद। धन्यवाद।